नमस्कार। आज हम सफर पर निकलने वाले हैं आधुनिक साहित्य की एक ऐसी दुनिया में जो बहुत गहरी है और उतनी ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण भी। हम बात कर रहे हैं टीएस एलियट की मशहूर कविता द वेस्टलैंड की, जो 1922 में छपी थी। सोचिए, क्या कोई कविता, सिर्फ कुछ शब्द, हमारी आज की दुनिया का आईना बन सकती है? देखिए, द वेस्टलैंड सिर्फ कागज पर लिखी एक कविता नहीं है। ये तो असल में पहले विश्व युद्ध के बाद जो आध्यात्मिक संकट पैदा हुआ था ना, उसका एक तरह से डायग्नोसिस है। और कमाल की बात यह है कि वो संकट आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। तो एलियट की ये कविता हमारी आत्मा की एक बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड को दिखाती है। ये वो जमीन है जहां हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन में बिखराव है, मोहभंग है और विश्वास वो कहीं खो गया है। तो चलिए इस बंजर भूमि की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हमारी इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है कविता का पहला हिस्सा, द बेरियल ऑफ द डेड। यहीं से एलियट उस टूटी फूटी दुनिया की नींव रखते हैं जिसकी कहानी पूरी कविता में चलती है। अच्छा, जब हम वसंत यानी स्प्रिंग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? नई शुरुआत, उम्मीद, जिंदगी, है ना? लेकिन एलियट वो इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। वो अप्रैल को सबसे क्रूर महीना कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये एक मरी हुई जमीन में सिर्फ दर्दनाक यादों और इच्छाओं को जगाकर तकलीफ देता है और कुछ नहीं। और फिर एलियट हमें लंदन का एक नज़ारा दिखाते हैं जिसे वो कहते हैं अनरियल सिटी यानी अवास्तविक नगर। ये सिर्फ लंदन की बात नहीं है, ये हर उस मॉडर्न शहर का प्रतीक है जहां की भीड़ रूहानी तौर पर मर चुकी है। लोग बस भूतों की तरह बह रहे हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी कनेक्शन के। अब ये जो रूहानी खालीपन है ना, ये सिर्फ शहर की भीड़भाड़ या सड़कों तक ही नहीं रहता। ये हमारे घरों में, हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी घुस आया है और उन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला और बेमतलब बना रहा है। और इसे दिखाने के लिए एलियट दो बिल्कुल अलग दुनिया हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ एक अमीर औरत है अपने आलीशान कमरे में परेशान। दूसरी तरफ एक पब में बैठी एक वर्किंग क्लास महिला है जो अपनी तनाव भरी शादी की बात कर रही है। सीन अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, कोई किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ये दिखाता है कि क्लास कोई भी हो, ये प्रॉब्लम हर जगह है। अब कविता हमें एक टाइपिस्ट की जिंदगी में ले जाती है। सोचिए, एक अकेली लड़की जिसका जीवन बिल्कुल नीरस है, रोजाना एक जैसा रूटीन। ये जो बोरियत है ना, यही एक खोखली और बेजान मुलाकात का स्टेज तैयार करती है। और फिर आता है एक क्लर्क। उनका मिलना, उसमें कोई जुनून नहीं है, कोई भावना नहीं है। ये बस एक मैकेनिकल, एक मशीनी काम जैसा है जिससे ना तो कोई इमोशनल कनेक्शन बनता है और ना ही कोई संतुष्टि मिलती है। नतीजा ये होता है कि ये जो फिजिकल एक्ट है, ये उन दोनों के अंदर के खालीपन को भरने की जगह उसे और भी गहरा कर देता है और आखिर में वो पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो अब हम कविता के कह सकते हैं सबसे अंधेरे और निराशा से भरे हिस्से में उतर रहे हैं। यहां एलियट ये दिखाते हैं कि एक ऐसा जीवन जिसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ न हो, उसका आखिरी अंजाम क्या होता है। यहां हम मिलते हैं फेलेबस द फोनीशियन से। कविता का ये छोटा सा हिस्सा जिसका टाइटल है डेथ बाय वाटर, असल में एक बहुत पावरफुल और सीधी सीधी चेतावनी है। ये उस जिंदगी के खिलाफ है जो सिर्फ दुनियावी चीजों और सुखों के पीछे भागती है। और देखिए, यहां एलियट सीधे पढ़ने वाले को संबोधित करते हैं। ये चेतावनी बहुत पर्सनल हो जाती है। मैसेज एकदम साफ है, कोई कितना भी सफल हो, कितना भी बड़ा हो, अगर जिंदगी सिर्फ दुनियावी चीजों के इर्द गिर्द घूमती है तो उसका अंत भी उसी भुला दिए गए खालीपन में ही होता है। लेकिन इतनी नाउमीदी और गहराई के बाद कविता में एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। अब हम निराशा से निकलकर एक आध्यात्मिक नवीनीकरण के रास्ते की ओर बढ़ते हैं और इस रास्ते की रोशनी हमें मिलती है प्राचीन पूर्वी ज्ञान से। कविता का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें एक सूखे, बंजर रेगिस्तान में ले जाता है। ये रेगिस्तान, ये हमारी दुनिया का ही प्रतीक है जो रूहानी सुकून के लिए तरस रही है। और फिर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई बादलों के गरजने की आवाज आती है जो उम्मीद का पहला मैसेज लेकर आती है। और ये जो गरज का संदेश है, ये आता है हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों, उपनिषदों से। ये इस बंजर जमीन को, इस वेस्टलैंड को ठीक करने के लिए 3 बिल्कुल साफ आदेश देता है। दत्त यानी दो, दयाध्वम यानी सहानुभूति रखो, और दमयत यानी खुद पर नियंत्रण रखो। तो बस हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है।
ये वो सफर है जो बिखराव से शुरू हुआ था और अब शांति के एक बहुत गहरे और असरदार संदेश पर आकर खत्म हो रहा है। तो अगर पूरी कविता की यात्रा को हम देखें तो ये पहले मानती है कि हाँ, दुनिया टूटी हुई है, लेकिन फिर ये एक उम्मीद भी देती है। ये कहती है कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी फिलॉसफी के जो ये टुकड़े बिखरे पड़े हैं ना, इन्हीं को जोड़कर हम अपने इस बिखराव को संभाल सकते हैं। और कविता खत्म होती है इन 3 शब्दों के साथ, शांति, शांति, शांति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा मंत्र है। देखिए, शांति का मतलब सिर्फ बाहरी शांति या अमन नहीं है। उपनिषदों में जब इसे 3 बार दोहराया जाता है तो इसका मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर शांति। यह एक ऐसा सुकून है जो हमारी समझ से भी परे है, और यही कविता का असली लक्ष्य है। एक ऐसी मुकम्मल शांति जो हमारी आत्मा की बेचैनी को खत्म कर दे। अब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस कविता की बातें, इसके थीम्स आज भी उतने ही सच लगते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी आज की दुनिया, जो अक्सर उतनी ही बिखरी हुई लगती है, उसमें शांति की इस 1 सदी पुरानी खोज से आखिर हम क्या सीख सकते हैं।